देश भर से किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली के रामला मैदान से लगातार लाइव तस्वीरें किसानों के विरोध प्रदर्शन की मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा है, किसानों ने क्या ऐलान किया है। एक महीना पूरा हो चुका है और एक महीने से लगातार हरियाणा पंजाब के अलग अलग बॉर्डरों पर किसान आंदोलन इस वक्त में चल रहा है। कई किसानों की उसमें मौत भी हो चुकी है और उसके बाद में अब किसानों ने ऐलान किया था 14 मार्च को, यानी आज की तारीख 14 मार्च को दिल्ली के रामला मैदान में पहुंचने का। और आज दिल्ली के रामला मैदान में बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में किसान पहुंचे हैं। वो तस्वीरें अब से कुछ देर में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। आप सबसे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों की सुन लीजिए ताकि आप समझ सके कि किसान नेता क्या कह रहे हैं, दिल्ली आने का मकसद और दिल्ली आने के बाद में क्या कुछ हुंकार किसान आज भरेंगे। सुनिए जरा। पत्रकार भाइयों का हम दोनों फोरमों की ओर से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लगातार हमारे आंदोलन की एक एक गतिविधि को पूरे देश नहीं विदेशों के अंदर भी ले जाने का काम कर रहे हो। इसके लिए हम ऋणी हैं, धन्यवादी हैं आप सबके। देखिए, पिछले एक महीने से ये जो आंदोलन चल रहा है और उतने समय के अंदर जिस तरीके की सरकार की ओर से हमारे शांतमय आंदोलन के ऊपर जिस तरह के हमले हुए वो आप सबके सामने है। आपने उन सबको देखा और झेला भी है। पत्रकारों ने तो हमारे से ज्यादा झेला है। जिस तरह की क्रूरता नजर आ रही है कि यहाँ लोकतंत्र की बात करने वाली सरकार खुद लोकतंत्र का कत्लेआम कर रही है। आंदोलन चल रहा है यहाँ पे हरियाणा के लोगों के ऊपर जिस तरह का, मैं बहुत बार पहले भी हम ये बात कह चुके हैं कि हरियाणा के लोगों को अपने घरों के अंदर कैद करना केवल हरियाणा नहीं, सभी उन राज्यों में ये हो रहा है जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है। पिछले दिनों हमारा जो कार्यक्रम दिया था रेल रोको का, वो एक सफल कार्यक्रम हुआ। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि यूपी के अंदर जो कभी ऐसा कार्यक्रम करने में सक्षम नहीं रही थी यूपी, आंदोलन तो बहुत हुए लेकिन इस बार यूपी के अंदर भी रेल रुकी है। केवल यूपी के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर अलग अलग स्टेटों में। मैं ये कह दूं अगर कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में उसका प्रभाव आपको नजर आया होगा। लेकिन जिस तरीके की सरकार की क्रूरता है कि जो भी आदमी आंदोलन की तरफ बढ़ता है उसके घर पे नोटिस चिपका दिया जाता है, उसको तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी लोगों ने एक महीना भर पूरी तरह शांति रखते हुए इस आंदोलन को चलाया और तरह तरह के सरकार का हमले झेले हैं और वो सब झेलते हुए शांति से उनके हमलों का सामना किया, मुकाबला किया। और उसकी आज बहुत बड़ी आपके सामने ये मिसाल है कि आंदोलन किस तरह मजबूती से आगे बढ़ रहा है कि मजबूरन हरियाणा की गवर्नमेंट को, पूरी की पूरी गवर्नमेंट को इस्तीफा देकर नई सरकार बनाने का प्रयास किया गया। उनका कोशिश है सरकार की कि वो हरियाणा के अंदर एंटी कंपेंसी जो बनी है शायद उसको कवर कर पाए, उनका भूमिका है। लेकिन उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि 400 किसानों के जिस्म से टपका एक एक खून का बूंद, खून का तबका, और हमारे किसानों की हो रही कुर्बानियां लोग भूलेंगे नहीं। एक एक कुर्बानी और एक एक खून के तबके का लेखा हिसाब देश के लोग लेंगे। और ये जो आंदोलन आगे बढ़ रहा है, आपको मेरे से ज्यादा पता है
कि सरकार ने पिछले दिनों जो WTO के अंदर बात गई, वहां पे भी जो सरकार WTO का नाम लेने से भी तड़पती थी और WTO के अंदर उनको ये कहना पड़ा कि पीस क्लॉज को हमेशा के लिए रेगुलर करो। वहां पे इनको कहना पड़ा कि जो 10% की खरीदारी की आप शर्त लगाते हो वो हटाओ, और देश के किसानों को ऑफ सीजन में जाकर गन्ने का रेट बढ़ाना पड़ा। आपने सबने देखा हरियाणा के अंदर लोगों को जेल, एक तरह की जेल बनाकर रखने के बावजूद भी प्रेशर सरकार के ऊपर इतना पड़ा कि हरियाणा के किसानों का जो कर्ज का ब्याज था वो माफ करना पड़ा, सरकार को बोलना पड़ा। और बहुत सारी बातें, जैसे जूट और कपास के ऊपर सरकार ने ऐलान किया कि अगर कोई व्यापारी आपका MSP के ऊपर नहीं खरीदेगा तो हम सरकार खरीदेगी कपास और जूट को। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सब प्राप्तियां आंदोलन आए दिन नई प्राप्तियों की ओर बढ़ रहा है, आंदोलन दिनों दिन बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर आंदोलन चल रहा था, पंजाब के इन बॉर्डरों पे आंदोलन चल रहा था, और 2-3 दिन से जिस तरह से आंदोलन और बढ़ा, और डबवाली के अंदर भी हमारे राजस्थान और पंजाब के लोगों ने और इधर से हरियाणा के लोगों ने आकर वो वहां पे भी आंदोलन को शुरू किया हुआ है। कहने का मतलब आंदोलन बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो हमारा आगे का कार्यक्रम है, हम ये सब मानते हैं कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर बैठकर शांतिपूर्वक ढंग से सरकार को घुटनों के बल पर लेकर आए हैं, मजबूर किया कि हरियाणा को अपनी पूरी की पूरी सरकार को की बलि चढ़ानी पड़ी हो, उस समय आंदोलन का वही फोरम, वही तरीका, शांतमय ढंग से यहाँ पे लड़ना, ये बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। इसी को आगे चलाते हुए हमने ये कार्यक्रम रखा है कि 15 तारीख से हमारे आंदोलन के शहीद शुभकर्ण की अस्थि कलश यात्रा शुरू करेंगे। अलग अलग राज्यों, सभी पूरे देश के अंदर वो यात्रा चलेगी, और उसके ऊपर हमारी मांगे लिखी होंगी। उसके ऊपर एक तरफ बैनर लगा होगा जिसके ऊपर शुभकर्ण की तस्वीर होगी, और वो बोल रहा होगा कि मेरा क्या कसूर था, मैं ये मांग रहा था, मेरा क्या कसूर था, आपने की सरकार ने हमारे साथ ये वायदे किए थे। तो ये सब बातें हम पूरे देश के अंदर, देश के किसानों के समक्ष रखेंगे, हमारा ये प्रयास है। हरियाणा के अंदर अभी हिसार एंड अम्बाला के अंदर दो बड़ी, वो यात्रा के चलते चलते 2 बड़ी सभाएं करने का डेट फिक्स की गई है। वो पूरी की पूरी कहानी आपको पंदेर साहब और हरियाणा वाले साथी साथ बैठे हैं, ये बता देंगे आगे कार्यक्रम। धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से डलेवाल साहब ने रखी, हम 15 को शहीद शुभकर्ण सिंह जी के गांव बल्लो में, वहां से 21 कलश लेकर अपने बॉर्डरों पे लेकर आएंगे। सभी 2 फोरमों के बड़े लीडर वहां जाएंगे। अलग अलग राज्यों के जो हमारे यूनियन के बड़े लीडर्स आएंगे, वो अपने अपने राज्यों का कलश लेकर आगे बढ़ेंगे। हम लोग ये हरियाणा के गांव-गांव में ये कलश यात्रा करेंगे। तो पहली जो 22 को शहीदी समागम की रैली होगी, वो इधर एक करेंगे। उसके बाद हिसार में, दूसरी इधर अम्बाला साइड में, पूरे एरिया में आपको डेट कौन कौन जिलों में जाएगी ये भी बता देंगे। उसके बाद हम लोग अम्बाला मौड़ा मंडी में ये 31 मार्च को ये बड़ी शहीदी समागम करेंगे शहीद शुभकर्ण के उपलक्ष्य में, और सारी बात देश के सामने रखेंगे कि हमारा शहीद शुभकर्ण सिंह इसलिए शहीद किया गया क्योंकि हम अपनी राजधानी में जाना चाहते थे, क्योंकि हम MSP लीगल गारंटी कानून मांग रहे थे, ये हमारा कसूर था। ये सारी बात देश के समक्ष लेके जाएंगे। एक तो हमारा ये कार्यक्रम है, और पूरे देश में बड़ी महापंचायतें और श्रद्धांजलि समागम इसी तरह से, उसकी डेट आगे जाकर आपके सामने पूरे देश की आ जाएगी, वो करेंगे। उसके बाद
जो भाजपा गठजोड़ है, इसका हर गांव में, देश के हर गांव में जब भी भाजपा गठजोड़ के लीडर्स या भाजपा के लीडर्स आएंगे, वहां पीसफुली जाएंगे और उनसे शहीद शुभकर्ण जी की तख्ती लेकर, मांगों की तख्ती लेकर उनसे मांग करेंगे कि ये शहीद शुभकर्ण सिंह का क्या कसूर था, हमें अपनी बात भी नहीं रखने देते हैं। तो फिर हम लोग काले झंडों से काले झंडे दिखाएंगे और विरोध करेंगे भी आप हमें अपनी बात भी रखने नहीं दे रहे। ये हमारा कार्यक्रम है। और एक कार्यक्रम हमारा हमने कल की पीसी के ऊपर छोड़ रखा है। ये हमने जो दोनों फोरमों में राय की थी, ये उसका निर्णय था जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब बाकी की बात अभी हमारे साथी बमन्नू कुहाड़ रख लेंगे, हमारे हरियाणा के दूसरे साथी। साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, दोनों फोरमों ने ये तय किया है कि 15 तारीख को सुबह 11 बजे दोनों फोरमों के बड़े सम्मानित लीडर और काफ़ी बड़ी संख्या में किसान बठिंडा के गांव बल्लो में जाएंगे, जहां के हमारे शहीद किसान शुभकर्ण सिंह जी रहने वाले थे। वहां से 21 अस्थि कलश तैयार करके वो हम अपने बॉर्डरों पे लेके आएंगे और 16 तारीख से हरियाणा में तमाम जिलों में यात्राएं शुरू हो जाएंगी। और जो पहले ही जो हमारी बड़ी श्रद्धांजलि समारोह होगा वो हिसार जिले में होगा। हिसार जिले में नारनौंद के पास माजरा प्याऊ एक बड़ी ऐतिहासिक जगह है, वहाँ पे तो माजरा प्याऊ के ऊपर हजारों लाखों किसानों का श्रद्धांजलि समारोह में पहुँचेंगे। ये कार्यक्रम होगा हमारा 22 तारीख को। उसके बाद हमारी जो जीटी रोड बेल्ट है, यहाँ पे भी यात्रा हमारी चलेगी। और इसके बाद 31 तारीख को अम्बाड़ा की मोड़ा मंडी में एक बड़ा श्रद्धांजलि समारोह होगा, जिसमें पूरे प्रदेश से हजारों लाखों किसान पहुंचेंगे। ये दोनों श्रद्धांजलि समारोह दोनों फोरम मिलजुल के करेंगे। और हम सरकार को ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, सरकार पिछले 1 महीने से हरियाणा में पूरे तरीके से तानाशाही कर रही है। कोई भी अगर किसान की बात करता है, तुरंत उसको नोटिस भेज दिए जाते हैं, जमीन कुर्की का उसको डराया जाता है, झूठे पर्चे दर्ज करे जाते हैं। हमारे हरियाणा में बहुत सारे नेताओं के ऊपर झूठे पर्चे दर्ज किए गए हैं। लेकिन हम सरकार को ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ना तो आपके पर्चों से डरने वाले हैं, ना आपके जमीन कुर्की और खाते सील करने के नोटिसों से डरने वाले हैं। ये दोनों जो श्रद्धांजलि समारोह होंगे, ये स्पष्ट बता देंगे पूरे प्रदेश को और पूरे देश को कि हरियाणा किस स्तर पर इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि इतना दबाव होने के बावजूद अलग अलग जिलों में दोनों फोरमों के आदेश पर, दोनों फोरमों के आह्वान पर ट्रैक्टर मार्च अभी भी निकल रहे हैं। और ना सिर्फ हरियाणा में जो ये श्रद्धांजलि समारोह होंगे और जो ये शहीदों की यात्रा जो चलेगी, अस्थि कलश यात्रा, ये उत्तर प्रदेश में भी होगी, मध्य प्रदेश में भी होगी, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, गुजरात, राजस्थान, ये सब जगह होगी। और जब उन शहीद यात्राओं का समापन होगा अस्थि कलश यात्रा का, तो उन तमाम राज्यों में बड़े बड़े श्रद्धांजलि समारोह भी किए जाएंगे, जिसमें दोनों फोरमों के लीडर पहुंचेंगे। और एक और बात आपको ये बताना चाहते हैं कि परसों हमारे राजस्थान के किसानों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर, जब वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे दोनों फोरमों के बैनर तले, तो रतनपुरा चौटाला रोड पे हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पे हरियाणा से 1 किलोमीटर दूर उन किसानों को रोका गया है। वहां पे किसानों ने पक्का मोर्चा लगा दिया है और हजारों की संख्या में हमारे किसान वहां पे बैठे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं और वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से ये मोर्चा लगातार आगे बढ़ता जाएगा। मैं प्रार्थना करूंगा हमारे साथी अमरजीत मोदी जी, उन्होंने हमारे आंदोलन को दुनिया तक पहुंचाया, उसके लिए सभी साथियों का धन्यवाद। और जो प्रोग्राम बताए हैं 15 तारीख को हम कलश लेने के लिए बठिंडा गांव बहू के अंदर शुभकर्ण जी की अस्थियों का जो कलश लेकर वहां जाएंगे सभी साथी, सभी लीडर साहबान, और फिर वहां बॉर्डरों पर लेकर आएंगे। और उसके बाद हमारी जो ड्यूटी है हरियाणा के अंदर गांव गांव तक उस कलश यात्रा को लेकर जाएंगे और लोगों को बोलेंगे कि बीजेपी वाले लोगों से जवाब मांगे, हमारे साथी का क्या दोष था, शुभकर्ण की शहीदी का कारण बताएं, उन्होंने क्या ऐसा मांगा जो सरकार ने बात सुनने की बजाय गोलियों से हमारे साथियों को भुना गया और सैकड़ों साथियों को घायल किया गया। और ये कलश यात्रा अलग अलग जिलों से होती हुई 2 दिन के लिए पंचकुला में, 17-18 के आसपास ये 2 दिन यमुनानगर में, 2 दिन कुरुक्षेत्र में, 2 दिन करनाल के अंदर,
2 दिन कैथल के अंदर और फिर 3 दिन अम्बाड़ा के अंदर गांव गांव में पहुंचेगी। और फिर 31 तारीख को एक बड़ा शहीदी समागम वहां पर उसके उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि समारोह मौड़ा मंडी के अंदर किया जाएगा, जो जीटी रोड पड़ती है अम्बाड़ा कैंट से 3-4 किलोमीटर है। वहां पर पूरे हरियाणा की तरफ से लोग पहुंचेंगे। और 22 तारीख को हिसार के अंदर, मैं कहना भूल गया, 22 तारीख को हिसार के अंदर प्याऊ माजरा के अंदर वहां पर सारा हरियाणा पहुंचेगा। वहां पर रोहतक, हिसार, दादरी, भवानी, जींद वहां ज़्यादा पहुंचेंगे। और अम्बाड़ा के अंदर करनाल, कैथल, यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाड़ा, ये सारा एरिया 31 वाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर सरकार के ऊपर दबाव भी बनाएगा। और जो डर और भय का माहौल हरियाणा के अंदर बनाया हुआ है, उसके लिए हम सरकार जो भी तसद्दुद करना चाहती है वो कर ले, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। हम 15 तारीख 16 तारीख से हमने हरियाणा के अंदर कलश यात्रा निकालनी है। सरकार की जो मनसा है वो कर सकती है, जैसे पहले हमारे साथियों के साथ तसद्दुद किया है उसकी मर्जी है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, जिस सीएम और गृह मंत्री की छत्र छाया के अंदर हमारे पर गोलियां चलाई गई, सरकार को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। लेकिन वो भी बीजेपी के थे, आज भी बीजेपी के बने हुए हैं। जो अध्यक्ष थे हरियाणा के, उनको आज सीएम बनाया गया हुआ है। लेकिन सारे के सारे दिशा निर्देश जहाँ 70,000 पैरामिलिट्री फोर्स हरियाणा के अंदर लगाई हुई है, वो अमित शाह के ऑर्डर के ऊपर, उनके हुक्मों के ऊपर चला है। आज भी अमित शाह सेंटर के अंदर मिनिस्टर हैं, उनको भी कहना चाहेंगे, आपने जितना जोर लगाना है लगाएं, लेकिन हम अपने आंदोलन को मजबूत और अपनी मांगें मनवाने के लिए हरियाणा के हर गांव से लोगों को लामबंद करेंगे और आपको उनके गुस्से का सामना भी करना पड़ेगा। रही बात जो फॉर्मों का समझौता हुआ है, सवाल जवाब करेंगे। हमने पिछले बार भी कई गांवों के अंदर किए और आने वाले समय में हम हर एक गांव के अंदर सवाल और जवाब करेंगे। जो लोग 10 साल सत्ता के ऊपर रहे, हमारे से वोट मांगी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, कर्जा मुक्ति करेंगे, वो सवालों के जवाब उनको देने होंगे। अगर उन लोगों ने हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए, जो उन्होंने चौन मैनिफेस्टो हमारे साथ वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, जो आंदोलन के अंदर लिखत के अंदर हमारे साथ वादे किए वो उन्होंने पूरे नहीं किए, तो सब बातों का जवाब देना होगा। अगर उन लोगों ने हमारी बातों का जवाब नहीं दिया, हम हर एक गली के अंदर, हर एक मोहल्ले के अंदर दीवारों के ऊपर लिख देंगे जो जो हमारी डिमांडें हैं और हमारे साथ क्या क्या हुआ। और फिर अगर सवालों के जवाब नहीं देते, काली झंडियों के साथ उनका हम रोष प्रदर्शन भी करेंगे, विरोध भी करेंगे। सो इसी तरह से ये प्रोग्राम है और आने वाले प्रोग्राम आपको बता दिए जाएंगे। इस तरह से अगर कोई भी सवाल जवाब रह गया हो, साथी पूछ सकते हैं। पूरे बिहार के मजदूरों किसानों की ओर से, बिहारी कृषि परिवार के प्रधान की हैसियत से आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। और बिहार की ओर से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो एमएसपी की लड़ाई है, ये मिनिमम की लड़ाई है। इसीलिए हमारे पास और पीछे जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। ये सरकार को तय करना है कि सरकार को क्या करना है, हम मिनिमम के नीचे कहाँ जाएंगे। और ये जो लड़ाई है, जब एमएसपी की जो लड़ाई है, ये पूरे देश की लड़ाई है और इससे पूरे देश के न केवल किसान बल्कि मजदूर और उपभोक्ता सारे के सारे लोगों का फायदा होना है। और इसीलिए इस लड़ाई के साथ बिहार पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। और बिहार में भी एनडीए की सरकार है, वहाँ भी मैं यहाँ हूँ, लेकिन वहाँ घर पर में पुलिस खोज रही है। वहाँ जितने भी साथ लगे हुए हैं हमारे साथी, उनके ऊपर में एफआईआर दर्ज करने का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, ये सारी चीज़ों का लगा हुआ है। और जो लोग ये कहते हैं कि इसमें बिहार नहीं है, हम लोग 13 फरवरी के कूच के लिए 11 फरवरी को हम लोग ट्रेन से चले थे और 12 फरवरी को हम लोगों को रात में साहिब सिंह बंगला गुरुद्वारे से उठाया गया और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में रख करके। तो ये मैं कहना चाहता हूँ इसमें, बगैर आपका समय गवाए, कि पूरे भारत में विभिन्न राज्यों से आने वाले कितने साथी को डिटेन किया गया, कितने साथी को वापस किया गया, कितने साथियों को जेल में डाला गया, किनके ऊपर में पर्चे दाखिल किए गए, ये बात सरकार ओपन नहीं करती है और उल्टा ये कहती है कि वहाँ से लोग आ नहीं रहे हैं। दोनों बात एक साथ नहीं चल सकती है।
और चूंकि ये जो लड़ाई है पूरे देश की लड़ाई है, और इसलिए इस लड़ाई में ना कोई राज्य बाहर रह ही नहीं सकता है। और आने वाले दिनों में हम इतना ही कहना चाहेंगे, वो ये कि ये इसका हिसाब तो उन्हें देना ही होगा कि हम आंदोलनकारी, आपने जो लकीर खींची है कि इस सीमा के ऊपर उस पार आप नहीं जाएंगे, हम उस सीमा के अंदर हैं और बावजूद आप हमको गोली मार रहे हैं, आप हमारी शहादत कर रहे हैं, आप हमारी आंखें छीन रहे हैं, आप हमारी टांगें तोड़ रहे हैं। तो मैं इस सरकार को कहना चाहता हूं, पूरे बिहार के मजदूरों और किसानों की ओर से, कि आप ये सब काम कर सकते हो लेकिन एक काम नहीं कर सकते, और वह यह कि हम मारे जाएंगे, ये इसका डर दिखा करके तुम हमको लड़ने से और बोलने से नहीं रोक सकते। ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8 ਕੇ 5 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਡੀਪੀਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਅੱਜ ਪੀਸੀ ਚ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰ ਖੋਲ ਦੂਗੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਐਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਐਸਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਕੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੁਲਟ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਨਗੇ ਬਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨਿਹੱਥੇ ਆ, ਝੰਡੇ ਡੰਡੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਈ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਵਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸਰ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਰਵਾਜ ਹੈ, ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਪੱਖੋਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲ ਆ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 70,000 ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ 242 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਪੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਈ ਬੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਵੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਅਰਲੀ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਲਾਸਟ। ਇਹ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਖਿੱਚਦਾ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੀਏ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਜੇ ਉਹ 400 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸੀਏ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਹੜਬੜਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਐਮਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ 5 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਕੋਈ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼? ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੇਖੋ, ਛਲ ਵੇਖੋ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਝੋਨਾ ਛੱਡੋ, ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਤੇ ਝੋਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਰਤ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ।